आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो स्पाइन है वो है बैंकिंग सिस्टम। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैंने कहा जैसे आज तुम एक मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो एक अच्छी मोची होने की, कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अमेरिका के एक अच्छा राष्ट्रपति था। और 10 साल का मेंस का क्वेश्चन निकाल लो, 10 साल का प्रीलिम्स सारे सब्जेक्ट का, एक महीना ये काम कर डालो, 50% तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। यहां उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। अब इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे यहाँ आने की मुख्य वजह क्या है। वजह तो कई है, सबसे प्रमुख एक है कि 1994 में मैं इलाहाबाद से जा रहा था दिल्ली। कहानी जरूरी है। तो फतेहपुर में प्रयागराज रुकी, तो एक भाई से मैंने समोसा लिया और खाना शुरू कर दिया। उसने कहा भैया पैसा? मैंने कहा दे रहे हैं। तो वॉलेट था ही नहीं जेब में, तो समझ गया वो कि नहीं है पैसा। तो उसने कहा भैया कोई बात नहीं। मैं आज भी जब इधर से गुजरता हूं तो मैं उस आदमी को ढूंढता हूं। इतना अच्छा, इतना शरीफ, शहर बड़े छोटा है लेकिन लोग बहुत बड़े हैं। अब आज की शाम जिन 3-4 मुद्दों पे मैं बोलूंगा उसमें से सबसे पहला मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन एक इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी, कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग जो इतने साधारण परिवार में पैदा हुए, अछूत वर्ग में पैदा हुए, उस शिक्षा ने उनको भगवान बना दिया। कितनी बड़ी चीज है शिक्षा, भगवान। मैं यहीं से कहानी को शुरुआत करूंगा डॉक्टर अंबेडकर जी से। भगवान। एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है। हाँ, हम नौकरी करते हैं जरूरत की वजह से, लेकिन एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन परसेंटेज के लिए नहीं है। हमारी परसेंटेज अच्छी आए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत, खासकर उत्तर भारत का जो समाज है, जहां जिसको लगता है कि सिर्फ परसेंटेज, इतना स्ट्रेस। आप देखो अभी कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपने तो समाचार पत्र पढ़ा होगा, न्यूज़ देखी होगी। शिक्षा स्ट्रेस देने के लिए नहीं है, शिक्षा प्रेशर देने के लिए नहीं है, शिक्षा अहंकार पैदा करने के लिए नहीं है। तो फिर शिक्षा है किस लिए? सबसे पहला मुद्दा यह कि शिक्षा है किस लिए। एक बार महाकवि कालिदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, यात्रा पे थे, तो प्यास लगी तो उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला निकली। उन्होंने कहा माता जी मुझे प्यास लगी है। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको पानी देती हूं, पिलाती हूं पानी। आप हैं कौन? उन्होंने कहा मैं पथिक हूं, यात्री। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। उसने कहा यात्री दुनिया में सिर्फ 2 हैं जो दिन रात चलते रहते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तुम दिन रात चलते हो तो तुम यात्री तो हो नहीं। बोले माता जी मैं मेहमान हूं। बोले मेहमान भी 2 ही लोग हैं, एक धन और एक जवानी। बोले माता जी मैं हठी हूं, हठ करने वाला। बोली बेटा हठ भी 2 ही लोग करते हैं, एक बाल एक नाखून। कितना भी काटो आना ही है। कालिदास जी ने कहा माता जी मैं मूर्ख हूं। बोले नहीं बेटा, मूर्ख भी 2 लोग होते हैं, एक राजा जो अपने चाटुकारों की ही सुने और जनता की भलाई पर ध्यान न दे,
और एक इसके बेवकूफ दरबारी जो राजा को हमेशा खुश करने के फिराक में लगे रहते हैं। कालिदास जी ने कहा, माता जी मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले कुछ तो हो बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्यास तुमको ज्यादा लगी है। बोले जी। बोले आज के बाद एक बात याद रखना कि जब तुमसे जो सवाल किया जाए, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें कहना था ये मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है। तुम क्या ही अपनी 500 आइडेंटिटी बता रहे हो, मैं ये हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं, मैं फलाना हूं। तुम बेटा प्यासे हो। शिक्षा का काम है ज्ञान का विस्तार, समझ का विस्तार, विजन का विस्तार। हम तो जीवन में कभी नहीं पढ़े, 12th तक। और सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे पिताजी को, हमसे बार बार कहते थे बेटा पढ़ के कोई राजा नहीं होता। तो हमें कभी कभी लगता था कि यार कैसे पिताजी हैं यार, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था अपने बच्चों को मारते हुए, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएमटी कर रहा है, पढ़े जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे। मैं कहता था फिर क्या करोगे। मेरे पिताजी ने मुझे मारा नहीं कभी, और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं मारा। उसका फायदा ये रहा कि जब मेरा पढ़ने का मन लगा, जब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई होती क्या है। आज मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लगभग पूरे भारत के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, और एक से एक स्टूडेंट्स। और इस देश का जो युवा है उसकी क्षमता में तो कमी है ही नहीं। अब तुम लोग यहां चिल्ला रहे हो, कानपुर तक आवाज जा रही होगी। नहीं, अब इलाहाबाद कवर करने चक्कर में मत पड़ो, 80 किलोमीटर का दायरा बहुत है। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहां है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं, और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते, कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। 39 इयर्स, 30। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। अगर आपने ऐसा किया ना, तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित। मैं आपको शिक्षा की ताकत बता रहा हूं कि एक आप हैं जो बोलने से घबरा रहे हैं, किसी से बात करने से घबरा रहे हैं। एक वो आदमी 1931, 39 इयर्स, 39, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और वो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है। ये कहां से आई हिम्मत? एजुकेशन से। फिर उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा, बहुत जगह मैं तो लगातार उसको रिपीट, मैं कहीं जाता हूं उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर बोलता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पीछे वाले लगता है लखनऊ तक भेजने के चक्कर में। अरे कानपुर बहुत है भैया, कानपुर तक जा रही बहुत है। हाँ हाँ बता रहे। शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15-16 साल लोगों ने पढ़ाई की।
मैं पिछली बार आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में था, मतलब जो कोचिंग्स लेती हैं यूपीएससी ढोलपुर हाउस में नहीं, तो कोचिंग जो मॉक इंटरव्यू लेती है उसमें एक बोर्ड में था। तो एक साहब शायद मंदिर से आए थे और तिलक लगाए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मंदिर से आ रहे हैं? बोले हाँ जी जी। मैंने कहाँ गए थे? बोले साहब वो हनुमान जी के मंदिर गए थे। अरे मैंने, तो मैंने कहा कि कब से पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा? बोले सर 10 साल तो हो गए। तुमने कहा अच्छा ये बताइए कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको ये बना देगी? तो बोले कि बनाने का तो वादा नहीं, कहती है कि जो 100 बार पढ़ेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा बनाने का वादा करती, बनाने का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बनाऊंगी। 10 साल, एक साल में 365 दिन, चलो 300 दिन मान लेते हैं, 10 साल 3000 दिन, यानी व्यक्ति ने 3000 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उस व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। शिक्षा रटने के लिए नहीं है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? रट रहे हैं लोग, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, और रटने से आदमी तोता बनता है और तोते की कोई मंजिल नहीं होती, तोते की कोई मंजिल ही नहीं होती। एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारी, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले यार तुम्हारा तोता तो बड़ा रिलीजियस है। मतलब उन्होंने कहा, उनसे मेहमान साहब से कहा कि हमारा तोता बहुत धार्मिक है, दिन भर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लेता रहता है। अरे वो कोई रिलीजियस नहीं, बोले ऐसे ही। अरे मौलाना साहब ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो यार, ये बेचारा जब से आया तब से नाम ही लेता रहता है। बोले हाँ मैं बताता हूं अभी। बोले कभी इसको हमारे घर लेकर आओ। तो मौलाना साहब ले गए तोते को उनके घर। तो उनके पास एक तोती थी, उन्होंने उस तोते को तोती के पिंजड़े में डाल दिया। पूरा दिन बीत गया, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि क्या हुआ, आज तो कुछ बोल नहीं रहा। बोले साहब जिसके लिए बोल रहे थे वो मिल गई, अब बोलने की जरूरत ही क्या है। तोतों की कोई मंजिल नहीं होती। शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहां बैठा है और सब यहां शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहां सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह है शिक्षा। शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा। कलाम साहब, एपीजे कलाम, अखबार बांटते बांटते भारत के प्रेसिडेंट हो गए। कितनी बड़ी घटना है। हमारा अखबार वाला जब वो प्रेसिडेंट बने तो मिठाई का डिब्बा लेकर आया। हमने क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो? कह रहे भैया आज बड़ा खुशी का दिन है। हमने कहा अच्छा घर में कुछ फंक्शन लड़का वड़का हुआ? कहा नहीं भैया कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए। तो हमने कहा कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए तो तू क्यों खुशी हो रहा है इतना? कहा भैया पहले वो अखबार बेचते थे। मैंने कहा भाग जाओ यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे। अखबार बेचना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई भी काम आदमी को करना चाहिए, कोई भी काम कोई बुरा थोड़ी है। लेकिन काम का करना और उद्देश्य और महत्वाकांक्षा रखना वो दोनों अलग बातें हैं। साइंस पढ़ा आपने, हिस्ट्री वगैरह तो हमारे देश में पढ़ाते ही नहीं, 10th तक पढ़ाते हैं बस। और वो भी 10th तक टीचर बोलता है कि भैया देखो रट लो, इतिहास पढ़ के कोई राजा नहीं बनता। मतलब इतिहास पढ़कर किसी को नौकरी नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं टीचर, क्योंकि इतिहास पढ़ के लोग राजा ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हमारे देश में नहीं पढ़ाते 10 तक।
सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको 10th तक क्लियर हो जाता है, कुछ ना कुछ बनना है, बस इसीलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा ना रटने के लिए, ना परसेंटेज के लिए, ना नौकरी के लिए, शिक्षा है इस दिमाग, ये जो तीसरी आंख है इसको खोलने के लिए। 1920 का भारत, 1920 का भारत गरीबी का भारत, 90% लोग गरीब। 1920 का भारत राष्ट्र है ही नहीं। 1920 का भारत 90% लोग अशिक्षित। अब इमेजिन करना, सिर्फ सुनना मत, उसको इमेजिन करो। 1920 का भारत 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र है ही नहीं। और उस परिस्थिति में एक आदमी यहां जन आंदोलन चलाने जा रहा है। आज 90% शिक्षित हैं, कम से कम 60% के पास पैसा है, और भारत एक राष्ट्र है। आज जन आंदोलन करना एक चुनौती है। 1920 और उस 1920 के भारत में एक महात्मा, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और हजारों लोग सड़क पर चलने लगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पत्र लिखा भारत के वाइसरॉय को कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे हैं लोग। अरे बोले साहब, पता नहीं कैसा दिमाग है साहब इस आदमी का। और उस आदमी ने एक छोटा सा सूत्र लगाया, व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, पर्सनल इंटरेस्ट। पंजाब का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, अकाली मुद्दा। यूपी का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, एका आंदोलन। असम का आदमी कुली सत्याग्रह, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ेंगे, लेकिन मंच कौन सा होगा, राष्ट्रीय। ये समझ है, तभी तो वो गाना बना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या बात है। और आज जो पढ़ाई का लेवल है, आराम से आराम से आराम से, एक सेठ जी और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भैया देखो लड़के की शादी करनी है, तो सेठ जी ने कहा देखो हम गांव की लड़की से शादी करेंगे, गांव की लड़की बहुत शांत और अच्छी होती। सेठानी ने कहा नहीं, हम शहर की लड़की से करेंगे। दोनों लोग झगड़ा करने लगे, तो बोले अच्छा करते हैं, बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं कहां की लड़की से करना है। तो पहले दोनों लोग गांव गए, तो सेठ जी ने गांव में जो लड़की देखी उससे कहा कि बेटा एक मैंगो शेक ले आओ। तो लड़की ने मैंगो लिया, तावे पे सेका और ला के सेठ जी के सामने रख दिया। कहा सेठ जी मैंगो शेक। सेठानी मुस्कुराई, बोली देखा, इसीलिए तुमसे कहती हूं कि गांव की लड़की शादी नहीं, यहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो शहर की भी लड़की देख लेते हैं। तो शहर गए, तो वहां सेठानी ने उस लड़की से कहा, शहर वाली लड़की से, कि बेटा एक पापड़ सेक के ले आओ। लड़की ने पापड़ लिया, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शेक बनाया, लाके रख दिया। तो सेठ और सेठानी ने कहा कि देखो भैया, इससे बढ़िया लड़का कुंवारा ही रहे, ज्यादा अच्छा है। ना शहर का दोष है, ना गांव का दोष है। ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। सबसे बड़ी बात जो इस देश में घट रही है वो ये है, जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, कि इस देश में शिक्षकों को सम्मान होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से मैंने ये मुद्दा उठा रखा है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल के टीचर हैं, स्कूल जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक स्टेटस तो मिलना ही चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, सम्मान। तुम्हारा टीचर बाजार में मिला, तुम गए उसका पैर छू लिया, उसके बाद तो 58-60 ऐसे खड़ा हो जाता है तुरंत जाके वो। अगर शिक्षक से कुछ भी लेना है, कुछ भी, और खासकर ज्ञान तो लेना ही लेना है, तो एक बात का ध्यान रखो, उसको सम्मान बहुत दो यार।
शिक्षक की जो सबसे बड़ी, पैसा तो वो जो भी ले ले, 2-4, 10,000, 20,000, 50,000 सबको मिल रहा है, लेकिन शिक्षक को सबसे बड़ी जो भूख है वो है सम्मान की। और जिस देश में शिक्षक महान होंगे और जिस देश में शिक्षकों का सम्मान होगा, वो देश स्वतः महान होगा। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो शिक्षा का उद्देश्य है इस दिमाग को खोलना, रटना नहीं करना, रटना नहीं है। कितने लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं, इलाहाबाद आते हैं, कानपुर आते हैं, दिल्ली आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। सरकारों ने, जैसे मेरा मानना है कि सिविल सर्विस की एज मैक्सिमम 30 होनी चाहिए स्टेट की और 25 होनी चाहिए सेंटर की, कि 25 तक लड़का फ्री हो जाए। उसके बाद उसके पास और भी सारे ऑप्शंस बचे हों। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, उनको पता ही नहीं चला कि पढ़ना क्या होता, क्यों पढ़ाई की, हिस्ट्री क्यों पढ़ा। आज भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। और भारत विभिन्नतावादी देश है। भारत के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड मुल्क है। और डाइवर्सिफाइड क्यों है? ज्योग्राफी की वजह से। खाना और कपड़ा ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया का आदमी टाई नहीं पहन सकता, ज्योग्राफी। और सऊदी अरेबिया का आदमी पालक नहीं खा सकता, होता ही नहीं वहां पे। अब कश्मीर के मुसलमान का ड्रेस और तमिलनाडु के मुसलमान के ड्रेस में अंतर है, ज्योग्राफी। कश्मीर के हिंदू का ड्रेस और तमिलनाडु के हिंदू का ड्रेस अंतर है, ज्योग्राफी। गुजरात का मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, अंतर है, ज्योग्राफी। ये डाइवर्सिफाइड मुल्क है ज्योग्राफी की वजह से, लेकिन यूनिटी है। और अशोक को इस बात का पता है कि अगर घर में तनाव हो जाए तो घर तबाह हो जाए, और देश में तनाव हो जाए तो देश तबाह हो जाए। तुम ऐसे बहुत सारे लोग, अगर घर में तनाव होगा तो तुम देखो तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारे व्यक्तित्व पे, सब पे असर पड़ रहा होगा। और वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, तब तो राष्ट्र है ही नहीं, वो प्राचीन काल का शासक सम्राट अशोक, वो एक नीति लेकर आ रहा है, धम्म की नीति। और धम्म की नीति में वो क्या कह रहा है? सार वृद्धि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के धर्म की जो आधारभूत बातें हैं उसे जाननी चाहिए। आज न हिंदू मुसलमान के बारे में जानता है, न मुसलमान हिंदू के बारे में जानते हैं, और सब एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं। किसी को भी किसी के धर्म पर कमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये अशोक कह रहा है। धम्म की नीति, उसे पता है कि देश को बांधना पड़ेगा, जैसे परिवार को बांधना पड़ता है, शांति चाहिए विकास के लिए। यह है शिक्षा। अब तुमने हिस्ट्री पढ़ा, सम्राट अशोक को पढ़ा, आज का भारत तुम देख रहे हो और तुम शासक बन गए, तो तुम्हें वो तुम्हारे लिए क्या बन गया? अशोक आदर्श बन गया कि नहीं, देश में तनाव नहीं होना चाहिए, देश में मतभेद नहीं होना चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे, तुम अपने घर में ही देख लो, सास बहू का झगड़ा हो गया तो पड़ोस वाली आंटी सब्जी मांग के ले गई। अगर घर में झगड़ा है तो पड़ोसी फायदा उठाएगा, और हमारे पड़ोसी तो खैर एक ही पड़ोसी से हमारा पंगा है। इसलिए इतिहास को पढ़ना है कि इस विभिन्नतावादी देश को पहले कैसे चलाया, अशोक ने कैसे चलाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे चलाया, हर्षवर्धन ने कैसे चलाया। तो जैसे इन लोगों ने चलाया ऐसे हमें भी चलाना है।
इतिहास पढ़ने का यह उद्देश्य है। कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट। इतिहास अब हमारे यहां कैसे पढ़ते, कहते रट लो। और हमारे पास लोग आते हैं, खासकर जब अपनी तरफ के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ऐसे। सर, हुमायूं का नाना सैटरडे को कौन सी ड्रेस का कपड़ा कौन सी रंग का ड्रेस पहनता था? मैंने कहा यार ये तो नहीं पता। और क्वेश्चन अगर पूछ ले और टीचर ना बता पाए तो स्टूडेंट के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, अरे बाप रे बाप, कि फंस गए ना मास्टर, बहुत लल्लन टॉप पे बोल रहे थे। वो अशोक हमारे लिए आदर्श है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि अफगानिस्तान की करेंसी का नाम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे। बता तो मैं भी नहीं पाऊंगा क्योंकि है ही नहीं। लेकिन सवाल यह उठा कि आखिर अफगानिस्तान में करेंसी क्यों नहीं है। अब अगर तुमने इतिहास पढ़ा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC, तब तुम्हें पता चलेगा करेंसी सिस्टम क्यों पैदा होती है। कौन है करेंसी सिस्टम की मां? मुद्रा अर्थव्यवस्था की मां कौन है? नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। जहां शहरी अर्थव्यवस्था होगी वहां मुद्रा अर्थव्यवस्था होगी, दोनों एक साथ ही रहेंगे। यह समझ दे रहा है इतिहास। 6ठी शताब्दी BC, मौर्य काल, सती प्रथा है ही नहीं। सती प्रथा भारत में कब है? गुप्तोत्तर काल में। शुरू कब से हो रही है? गुप्त काल से। 510 एरन इंस्क्रिप्शन। अब तुम्हें लगा कि यार ये सती प्रथा भारत में, इसका मतलब शुरू से नहीं थी। नहीं, ना 6th सेंचुरी BC में है, ना मौर्य काल में है, ना मौर्योत्तर काल में है। तो आखिर ये गुप्तोत्तर काल में प्रथा कैसे बन जा रही है? एक बहुत बड़ी सीख अगर तुम कायदे से उसे पढ़ते हो। आज तुम अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा देखो। आज अगर तुम अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा देखो तो उसकी मुख्य वजह क्या है? इकोनॉमी। सामाजिक स्वतंत्रता कैसे मिलती है? आर्थिक स्वतंत्रता से। सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। वो मौर्य काल की जो स्त्रियां हैं, मौर्य काल में भारत का सबसे बड़ा निर्यात है मसाला, और मसाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है कपड़ा। और कपड़ा बुनने का एकाधिकार किसके पास? महिलाओं के पास। यानी स्त्रियों की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। तो जब स्त्रियों की इकोनॉमी में अहम भूमिका है तो इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सामाजिक स्थिति अच्छी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी अगर आज सरकार को महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी करनी है तो उन्हें क्या करना होगा? महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छा करना होगा। इसलिए पढ़ना है इतिहास। इतिहास लड़ाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, सीखना है, ग्रहण करना है। आज तो जितना एजुकेटेड आदमी होता जा रहा है उतना परेशान होता जा रहा है। हमारे सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, इतने पढ़े लिखे, मैंने गलती से अपनी गाड़ी उनकी पार्किंग में खड़ी कर दी। अब जल्दी में थे, खड़ी कर दी। वो आए भागते हुए मेरे दरवाजे पे, कॉल बेल दबा दिया उन्होंने, मतलब बजाय नहीं, दबा दिया। कॉल बेल बजी जा रही और सौभाग्य से मैंने ही दरवाजा खोला। मैंने कहा भाई साहब, और जैसे ही मैंने खोला वो इतने गुस्से में थे, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। लाल एकदम गुस्से से कांप रहे थे। मुझे हंसी आ गई। तो मैंने धीरे से पूछा कि भाई साहब ब्रीड कौन सी है? कहने लगे मुझे तो पता है तुम बदतमीज हो। मैंने कहा भाई साहब आपने ही कहा, अभी आपने कहा मैं कुत्ता हूं, मैंने कहा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यार ये तो मैं गुस्से में खुद ही को गाली दे गया। ये हालत है। अगर पढ़ने से क्रोध आ रहा है तुमको, भगवान राम को तो नहीं आता, समंदर के सामने खड़े हैं, भगवान है, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। यहां गांव का प्रधान टोल बूथ पे कहता है प्रधान है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ प्रधान।
और कभी कभी तो लिखा हुआ पूर्व प्रधान। और नाहक में भगवान थोड़ी है। 3 दिन हाथ जोड़ रहे हैं, 3 दिन, 3 घंटे नहीं, 3 दिन। अभी मैं यहां इतने सारे लोग बैठे हो, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लोग बैठे होंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत में किस घटना ने भारत को एक राष्ट्र बनाया, तो शायद ही इतनी भीड़ के, युवाओं की भीड़ में कोई हाथ उठा के बताएगा कि मैं बताऊंगा भारत को किस घटना ने राष्ट्र बनाया। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। है कोई सूरमा जो बता दे कि भारत की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस घटना ने भारत राष्ट्र बनने में अहम भूमिका अदा की? हाँ बताओ, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है यार, आ रही है, बताओ। अरे बेटा, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 1850 के बाद, तब तक तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं पैदा हुए थे। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। गमछा ऐसे मत लपेटा करो, ऐसे बांधा करो, बुद्धि टाइट रहती है। वो तुम गलत अंदाज में पहने ही हो। देखो तुम जितने तिलक उलक जिसे सब ऐसे बांधते थे कि मन थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया। इनको भाई बहुत अच्छी बात, बहुत, किसी इतनी भीड़ में एक आदमी ने ट्राई किया, उसके लिए ताली बजाओ यार, हिम्मत की बात है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। और कई लोगों के तो माता पिता बैठे होंगे, उनको लग रहा होगा पिताजी आज तो बाल पकड़ लेंगे राहत में कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे, मास्टर पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है यहाँ? बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, बैठो, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठो। कितनी बड़ी बात है। यही मेरा पहला पॉइंट मेरा था, वो यही था कि शिक्षा का काम है देखने की क्षमता का विस्तार। अरे भैया, 19th सेंचुरी 1850 के बाद 1853 में पहली घटना घटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना वैसे ही रेलवे, वैसे ही 1854 कॉटन मिल, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आधारभूत घटना बनी भारत एक राष्ट्र बनने की होड़ में। किसने फंड किया पैसा कांग्रेस को? पूंजीपतियों ने। कांग्रेस बनने के लिए किसने पैसा फंड किया? पहली बार जो भारत के खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, 1866। व्यापारी हैं। पढ़ा तुम सब ने? हिस्ट्री क्यों पढ़ना है ये देख लो। क्यों पढ़ना है? तुम भागे जा रहे हो, किताब उठाए जा रहे हो, किताब बदले जा रहे हो, किताब खरीदे जा रहे हो, नोट्स, जिसका नोट्स मिल जाए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर तुम नहीं पढ़ोगे, जो व्यक्ति ज्योग्राफी का जानकार नहीं होगा, वो उस जगह की इतिहास और अर्थव्यवस्था को तो कभी समझ ही नहीं पाएगा। भाई तुमको फैक्ट्री लगानी है कश्मीर में, किस चीज की लगाओगे? कंबल की लगाओगे, ठंडा प्रदेश है। ज्योग्राफी से तो इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। इतना पैसा अफ्रीका को फंड किया यूएस और यूएसएसआर ने, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, लेकिन औद्योगिक क्रांति अफ्रीका में नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा हो पाया। 98% क्षेत्रफल प्लेटो है, पठार, नदियां वाटरफॉल बनाती हैं। दुनिया का सारा तेल रिजर्वॉयर किसके पास? अरब के पास। और अरब को हुक्म कौन देता है? इजराइल। तुम्हें कभी यह बात परेशान नहीं करती कि भैया एनर्जी तुम्हारा, संसाधन तुम्हारा, रिसोर्स तुम्हारा, सुनते हो तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की हो? क्योंकि तेल बेचते हैं किसमें? डॉलर में। आधुनिक अर्थव्यवस्था की जो स्पाइन है वो है बैंकिंग सिस्टम। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो पहला काम यह करना है, अब आज से पढ़ने की एक नई शुरुआत करो। आने वाले
इस हफ्ते में मतलब अगले 10 अक्टूबर तक इकरा आईएएस के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को किस लिए पढ़ना चाहिए और किस किताब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली तो हमारी आपसे बात हो नहीं पाएगी। तो ये मैंने परसों मेरा एक प्रोग्राम था तो वहां भी यही बात हुई, तो मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, एक वीडियो बनाएंगे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। अब्राहम लिंकन और जितने लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोलकर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। किसी ने 50 से पहले कर लिया, कोई 50 के बाद कर रहा है, पर कर सभी रहे हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के सीनेट में पहुंचता है वो आदमी, और एक सीनेटर खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे। हिंदुस्तान का आदमी तो झगड़ा कर लेता, एफआईआर करा देता जाके कि हमें पापा गाली दे रहे हैं। उसने कहा मिस्टर सेनेटर आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे और उनका बनाया हुआ जूता मैंने पहन रखा है। अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, बोले अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे मोची थे, मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं, जैसे आज उन्होंने कहा जैसे आज तुम एक मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो एक अच्छी मोची होने की, कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अमेरिका का एक अच्छा राष्ट्रपति था। और पूरी सीनेट खड़ी होकर ताली बजाने लगी। यहां तो झगड़ा कर ले आदमी। तो शिक्षा का काम है तुम्हारे विजन को बढ़ाना। वो जो एग्जाम लेते हैं कंपटीशन, सेकंड पॉइंट में उसी पे आ रहा हूं, ये जो कंपटीशन लेते हैं ये आपके विजन को चेक करते हैं, उस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। इस बार का आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर देखा, पूरा न्यूज़पेपर का पेपर, पूरा न्यूज़पेपर का। उनको पता है इस देश का लड़का न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, और उत्तर भारत का तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। और उत्तर भारत के न्यूज़पेपर की अपनी अपनी न्यूज है। साउथ के न्यूज़पेपर तो चलो ठीक है, उनकी अलग न्यूज है। उत्तर भारत के न्यूज़पेपर को उनकी तो अपनी न्यूज है। वो भी बेचारे क्या करें, जो जनता की मांग है वही वो छापेंगे। अब फ्रंट पेज पे छाप दिया, 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब 15 साल जब ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा, पहली बार द हिंदू उठाया और उसमें फ्रंट पेज पे देखा यूक्रेन इज इन क्राइसिस, क्रीमिया इज इन ट्रबल। क्रीमिया क्रीम व्रीम बनाता क्या यार, पता ही नहीं। यहां कितने लोग बैठे होंगे, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से, यहां कितने लोग बैठे होंगे जिनको आज तक नहीं पता होगा कि रूस की किस नीति की वजह से यह युद्ध चल रहा है। यहां बहुसंख्यक युवा बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने कोशिश नहीं की होगी, जिनको यह पता ही नहीं होगा कि ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है, रूस की कौन सी नीति है जिसकी वजह से यह युद्ध चल रहा है। तो आप मेहनत बहुत करते हैं, बहुत। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं पूरा भारत को देखता हूं पढ़ते हुए, पढ़ा रहा हूं मैं, जितनी मेहनत इस तरफ का लड़का करता है, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, प्रताप, ये सब जो लड़के मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कहीं कोई नहीं करता, लेकिन रिजल्ट फिर भी कम आता है। क्योंकि रावण को सब जगह मार रहे हैं, उसका सर काट रहे बार बार, पर वो सर काटने से थोड़ी मरेगा। युद्ध की अपनी एक नीति है। तो पहली चीज कायदे से पढ़ो, और दूसरी चीज एजुकेशन और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीज है, तुम दोनों को एक साथ लेके चलते हो। तो पहली गलती तो तुम ये करते हो कि तुमने कायदे से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा बहुत, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बहुत पढ़ा। हमारी तरफ का लड़का 10 घंटे बैठ जाएगा तो बैठा ही रहेगा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ रहे हैं लड़के बैठ के, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन में डिफरेंस, शिक्षा और कंपटीशन, एजुकेशन और कंपटीशन। अब रावण का तुम कितना भी सर काटो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें यह नहीं पता कि नाभि पे मारना है। भाई अर्जुन जब आईएएस की परीक्षा देने गए और सिलेबस देखा उन्होंने, बोले इतना बड़ा सिलेबस, भीष्म पितामह हिस्ट्री, द्रोणाचार्य पॉलिटी, जब सबको देखा उन्होंने कहा प्रभु, तो कृष्ण ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो यार, हम है ना, हम बताएंगे। हम सब अर्जुन ही हैं, हम सब, और सब इस जीवन के महाभारत में उलझे हुए हैं, और सबको एक गुरु चाहिए। कंपटीशन मतलब युद्ध। आप कॉलेज में हो, आप ग्रुप बनाते हो, गैंग बनाते हो, पार्टी करते हो, बहुत अच्छी बात है कॉलेज में, और होता क्या है, सबकी तमन्ना होती कॉलेज जाना सबकी। हम भी 10th से सोच रहे थे कॉलेज जाना है। कॉलेज एक आजादी देता है, उम्र के साथ एक आजादी, एक अनुभव। घर से पहली बार निकलते हो, अब फतेहपुर से पढ़ने गए आगरा, और आगरा विश्वविद्यालय में तुम्हें फतेहपुर का एक और लड़का मिल गया, बड़े खुशी हुए थे, अरे भाई नमस्कार, और कहाँ घर है, बोले वही सिविल लाइन में मेरा भी, अरे अरे, दोनों लोग गले मिले। फिर 3-4 दिन साथ में खाना खाए, फिर एक दिन वो तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया, तब तुमको अनुभव मिला प्यारा वाला। किताबी ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान है अनुभव। माँ बाप बहुत अच्छा करते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब घर में रहते हो, माता जी खाना लेकर आती हैं, तुमने थाली उठा फेंक दी, डेली हम लौकी नहीं खाएंगे। और इलाहाबाद गए और खाना मंगाए, और दाल में देखे पानी है, दाल ढूंढ रहे हो, 3 दिन से मिल ही नहीं रही है। इसलिए जब लड़का इंटर के बाद बाहर पढ़ने जाता है और वापस घर आता है पहली बार, तो माँ जो बना दे वही खाता है, और बड़े प्यार से खाता है। माँ भी बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि क्या हुआ बेटा, अरे बोले तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम बहुत अच्छी हो। पहली बार आदमी को एहसास होता है कि माँ का मतलब क्या होता है दुनिया में। और खासकर हम लोग जितने ज्यादा अपने माँ बाप को ग्रांटेड लेते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं लेता। और तुम भगवान अगर कभी देखोगे तो माँ बाप के रूप में ही देखोगे। मैं तो देख लिया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे, और हमेशा खड़े रहे। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि असली दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। हमारे पिताजी आए मिलने, हमने कहा क्यों मिलने आए हो? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कुछ ना करो। तो उन्होंने पैसा वैसा दिया, मुझे कहा तुम पैसा रख लो। हमने कहा नाहक में दे रहे हो, अब तो चेक बाउंस हो चुका है ना, अब तो क्या फायदा, क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर पैसा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आके तुमको पैसा दे के जाता रहूंगा। और अपना आते थे तो आते थे, गांव से हर महीने एक आदमी को भेजते थे घूमने के लिए। पैसा फंड करते थे, कहते थे जाओ, और फिर उससे कहते थे बहाने से मेरे लड़के से मिलना, और फिर 2-4 हजार दे देना। तो पहले महीने जब मेरे गांव का आदमी आया, कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा अच्छा। कहा भैया आ रहे थे तो बाबूजी का है कि 4 हजार और दे देना। ठीक। फिर जब दूसरे महीने एक आदमी फिर घूमने आया, तब तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा तुम कैसे आए? कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा तुम्हारा खानदान पूरा गांव आज तक तो घूमा नहीं, तुम गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक गए नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? नमक चाट कर पानी पीने वाले आदमी तुम। माँ बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत।
मतलब वही दो लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें बिना मतलब। बाकी कोई एक गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा एक गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। तो जब तुम एजुकेशन से बाहर निकलो और कंपटीशन देने जा रहे हो, तो कम से कम अब तुम अपने आप को योद्धा मानो, वॉरियर। तुम वही तरीका पढ़ने वाला जो कॉलेज का था, वही तुम यहां लगा रहे हो। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526। 40,000 की सेना है बाबर के पास और 1 लाख की सेना है इब्राहिम लोदी के पास, और 1 लाख की सेना हार रही है। और बाबर जीत रहा है। क्यों? युद्ध की स्ट्रेटजी। एक किताब है विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की, उस पूरी किताब से आज तक यूपीएससी ने 50 फैक्ट से ज्यादा पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन। कुछ लोग तो अंडरलाइन करते 10-10 पेन से, एक लाल, एक नीला, एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक कौन है, आउटस्टैंडिंग, उसके जैसा कोई है ही नहीं 18वीं शताब्दी, तो भी यहां बहुसंख्यक लोग बैठे हुए नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी, युद्ध। एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं, तो कृपया करके उन पर दबाव ना बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो, कि मेरे माँ बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं। या तो टीचर करेगा या माँ बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है, हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ ये होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर, कि मेरा स्टूडेंट सफल हो। तो कंपटीशन, जब आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हो, नीट की तैयारी करने जा रहे हो, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहला काम, जैसे अगर आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, 2 चीजें लो पहले, एक मेंस का अनसॉल्व और एक प्रीलिम्स का। युद्ध बहादुरी, स्ट्रेटजी। इतनी मूवी देखते हो, टैंगो चार्ली मूवी देखा ना, अजय देवगन और वो बॉबी देओल, कैसे इंडियन आर्मी के जवान को पेड़ में बांध देते हैं, हाथ काट दिया, चिल्ला रहा है वो, ट्रैप है वो, ट्रैप। वो आर्मी का मेजर समझ रहा है, लेकिन जो आर्मी का जवान है वो इमोशनल हो जा रहा है। अगर तुमने वो सीन देखी तो वो सीन तुम्हें दो मैसेज दे रही है। इंडियन आर्मी के जवान को दुश्मनों ने पेड़ में बांध दिया, और पेड़ में बांध के हाथ काट दिया, दोनों तरफ से हाथ काट दिया, पैर में गोलियां मार दी, चिल्ला रहा है वो। अब तुम देखो उस सीन को, वहां पे एक आर्मी का मेजर है और एक आर्मी का जवान है, और जवान इमोशनल हो जा रहा है, कह रहा मेरे बेटे जैसा ये,
मैं इसको ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। और फिर वो कूद के उस जवान के पास पहुंचता, और जैसे ही पहुंचता है गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, दुश्मन उसको भून के रख देता है। और मेजर और उसकी पूरी प्लाटून 10 घंटे तक बैठकर इंतजार करती है, उसको मरता हुआ देखती है, क्योंकि युद्ध भाव से नहीं जीते जाते, रणनीति से। तुम अगर मूवी ही कायदे से देख लो, मूवी वो भी तुम कायदे से नहीं देखते। किताब पढ़ना तो चलो, और एक बीच में एक खासकर युवाओं से अपील है कि भैया अगर हो सके तो मोबाइल को डाइवोर्स दे दो। मोबाइल को डाइवोर्स दे दोगे तो पत्नी और पति को देने की नौबत नहीं आएगी। ये तुम्हारे मन को एकदम खाए जा रहा है। टीवी थी तो कम से कम संडे को प्रोग्राम आता था हमारे समय, और टीवी और लैंडलाइन वाला फोन घर में था। अब तो 24 घंटे आप बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। जब पढ़ाई करो, ध्यान करो, पूजा करो, मोबाइल बंद करके रख दो। और एक नंबर ऐसा रखो जो सिर्फ मां बाप के पास रहे कि वो जब चाहे तब तुम्हें फोन कर ले। बाकी, क्योंकि अजीब विचित्र लोग हैं ना, 2 बजे रात में एक साहब हमको फोन करते हैं, सो रहे हो? मैंने कहा नहीं, खेल रहे हैं, आओ। अब 2 बजे रात में कोई फोन करेगा तो डर जाएगा। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, अगर उस वक्त किसी का फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। जैसे सुबह 5 बजे किसी का फोन बज रहा है, आप डर जाओगे कि कोई घटना तो नहीं घट गई। 2 बजे रात में फोन बज रहा है तो आप डर जाओगे। 1 बजे के बाद और 7 बजे तक अगर फोन घनघनाएगा तो एक बार डर पैदा होगा कि यार कोई कुछ घटना तो नहीं हुई। आप मजबूरी में उठाओगे। अगला आदमी उधर से कह रहा, भैया हमको नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो फतेहपुर से कानपुर पैदल चले जाओ, दूसरे की जान क्यों ले रहे हो? अनसॉल्व ले लो, अनसॉल्व। कंपटीशन अगर जीतना है तो रणनीति बनाओ। अब एजुकेशन में, बीए में तुम्हें यह सोचना है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, लेकिन जब आईएएस की परीक्षा दोगे तब तुम्हें यह निकालना है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। फर्क हो गया दोनों में। वही हिस्ट्री जब तुम बीए में पढ़ रहे हो तो तुमको क्या सोचना है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, लेकिन वही हिस्ट्री जब तुम आईएएस में तैयार कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट बदल गया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो कबीरदास जी का वो दोहा तुम्हें को याद रखना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। और ये तुम्हें बताएगा कौन? ये कोई बताए ना बताए, तुम सिर्फ मान लो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो गांधी, पिछले 10 साल का क्वेश्चन निकाल के ग्राफ बना लो। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 साल का ग्राफ बना लो गांधी का। 11 में क्या पूछा, 12 में, 13 में, पूरा ग्राफ। टाइम दो खुद को, अपने आप को। 10 साल का तुम जैसे ही ग्राफ बनाओगे तुमको तुरंत पता चल जाएगा क्या पूछा। उस पर तुम मेहनत नहीं करते। तुम तो तावीज ढूंढ रहे हो ना। वो दैनिक जागरण वागरण में, हिंदुस्तान में ऐड आता है, नौकरी, सौतन, प्यार, बाबा हाजी मस्तान, 24 घंटे में समाधान। अगर ऐसा होता तो भगवान राम को 14 साल जंगल में थोड़ी रहना पड़ता। शॉर्टकट है ही नहीं, लेकिन स्मार्ट कट है। शॉर्टकट तो नहीं है, स्मार्ट कट है। आईएएस का, पीसीएस का, जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पीसीएस की परीक्षा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नीट की परीक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन और एजुकेशन को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को साथ लेके मत चलना, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। और 10 साल का मेंस का क्वेश्चन निकाल लो, 10 साल का प्रीलिम्स, सारे सब्जेक्ट का। एक महीना ये काम कर डालो, 50% तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। और नहीं हुई तो यही बगल कानपुर में है, हर महीने आते हैं।
एक महीना, एक महीना, एक महीना सिर्फ ये काम कर लो कि सिलेबस सामने रखो, अनसॉल्व मेंस का, अनसॉल्व प्रीलिम्स का, सॉल्व ले लो प्रीलिम्स का, और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस की फाइल बना लो, और 50% तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तो तुम्हारे जमाने में सबसे अच्छी बात पता क्या है, YouTube पे एक से एक टीचर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, और अच्छा पढ़ा रहे हैं। कितने सारे टीचरों के लेक्चर फ्री पढ़े हुए हैं। हमारे जमाने में तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, लेकिन YouTube भी बहुत आराम से, YouTube भी खतरनाक है। कोई चीज जितना अच्छा है उतना खतरनाक है। YouTube से देख लिए कि बाल बड़े कैसे करें, नीम की पत्ती ले लो, आंवला ले लो, इमली ले लो, ये ले लो, सब मिला लो, मिला के पेस्ट लगा के बना लिए, सुबह सारे बाल गायब हो गए। आज जो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, यूट्यूब जैसे चैनलों से दवाई पढ़ रहे हैं। इस देश में तो अजीब अजीब नशा है ना। यहां आदमी गोरा होना चाह रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है। अरे ताकत पैदा करो, ताकत। शक्ति की पूजा होती है। अगर गोरा होना इतनी बड़ी चीज होती तो भगवान अपने आप को गोरा करके ही पैदा होते। भगवान कृष्ण भी तो काले हैं। शक्ति है, कहीं पहाड़ उठा लिए, पहाड़ कोई आदमी उठा ले। अभी तुम किसी के सामने बुलेट उठा लो ऐसे हाथ में, पूरा मोहल्ला तुम्हें नमस्ते करने लगे, भैया नमस्ते। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखो, रणनीति बनाओ, रणनीति। सीमित किताबें, सीमित। 10 तारीख तक वीडियो आ जाएगी इकरा के चैनल पर, यूट्यूब पर। उसमें आपको पूरा हर सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़ना है, सब बता दिया जाएगा। तैयारी 2 साल की होती, मैं बता दे रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, तैयारी 2 साल की होती है। पहले साल सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करना, और दूसरा साल उससे भी जरूरी, जो दूसरे साल वाला प्रोजेक्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सुन लो वो क्या है, प्रिपरेशन की प्रैक्टिस। ये तुमको आज तक कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 साल तैयारी करो और कोशिश करो ग्रेजुएशन रहते ही एनसीईआरटी का डालो, और देखा देखी मत करो यार। तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, तुमको लग रहा नहीं मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। वैसे तो आईएएस की तैयारी सबको करनी चाहिए, और 2 अटेम्प्ट देने चाहिए बस। पहला अटेम्प्ट हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दे दो। अगर दूसरे अटेम्प्ट में रुकते हो तो फिर कोई ना कोई काम शुरू कर दो। सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, उसके बाद बस। मतलब पिछले 25 साल में मैंने इतने प्रयोग किए। कोई लड़का टीचिंग कर रहा था, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगा, कोई लॉयर हो गया, और सबका सिलेक्शन हुआ। 10-10 साल मत बैठो। और एक बात, 25 साल उम्र हो जाए ना तो पिताजी से पैसे मत लिया करो, चाहे तुम्हारा बाप अरबपति ही क्यों ना हो। कुछ भी करो, कुछ भी करो। हम तो देखते हैं लंदन में इतने अच्छे अच्छे घर के लड़के मॉल में काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। मेरा का आईपीएस है असम कैडर का, वो बेचारा एटीएम में काम करता था। एटीएम में, हमने कहा एटीएम में नौकरी, और जब सिलेक्शन हुआ तब उसने बताया। स्वाभिमान देखो, पहले नहीं बताया कि गुरुजी परेशान है या कुछ नहीं, जब सिलेक्शन हो गया तब उसने बताया। हमने कहा एटीएम में काम किया, कहा सर एटीएम में एसी चलता है सर, तो रात भर बैठ के एसी में पढ़ते थे। यह है दिमाग। आदमी समझ की ही तो खाता है। भगवान ने बुद्धि सबको दी, मगर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी है। तो ठीक है, तुम अपना टारगेट बना लो कि साहब आईएएस बनना है, 2 साल प्रिपेयर कर लो, 1 साल पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवध ओझा से मिलना। कोई यहां जिंदगी में, और मालिक से हमेशा कहना
कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो प्रभु। तुम राजा भी बनना चाहते हो, कहते तो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। और चौथा काम करना ही है। जीवन मैंने कहा शुरुआत में संघर्ष है। वो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़ा सा और बड़ा होगे तो एहसास होगा। जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर IIT क्वालिफाई कर लिए, तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन IIT सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ IAS के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम IIT क्वालिफाई कर चुके हो यार, पर IAS भी दे दो। अब IAS बन गए, IAS बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं IAS PCS, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का IPS सो नहीं सकता, पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब IPS, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है। बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डियो लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, उस सांप वहां पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा वोबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लेन नहीं पीता, वो सुबह उठता है 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा हो भैया? सर ये BBC है। BBC बुद्धिवर्धक चूर्ण सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है तो सब रिक्शे वाले तब तो DSP हो जाए। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बना लियो जीवन में। इस देश की सबसे बड़ी विधा, सबसे बड़ी और सबकी है वो। इस देश में जो कुछ है वो सबका है। इंडिया इज फॉर इंडियंस। और जब हम इंडियंस कहते हैं तो उसमें सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबका ये देश है, सबका, बराबर का। आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, सब ने कुर्बानी दी है। तो इस देश में जो कुछ भी है वो सबका है। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट।
और तुमको लगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं, अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अवध उसको 5,000 रुपये दे देना, उसको जरूरत है। हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो हम कहा ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाए अपने दोस्त को। हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। बीस साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, उनकी किताबें हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। 24 मार्च को उनको फांसी होने वाली थी, एक दिन पहले कर दिया। सरकार को खबर मिली कि शायद पब्लिक जेल पर हमला कर दे, लाहौर जेल पे। तो 22 मार्च की रात में जेलर पहुंचा और बोला कि साहब सुबह आपको हैंग करेंगे। और 4:30 बजे सब तैयार, रेडी। मैं उस लाइन को फोटो खींच के अपने कमरे में लगा के रखा हूं। 4:30 बजे सब रेडी, भगत सिंह रेडी, नहा धो के रेडी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में, शहर ऐसे छोटे शहर जो हैं, मैंने कहा शहर तो छोटे हैं, लोग बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे एक गाइडेंस की बड़ी दुविधा होती है। और आप सारे लोगों से मैं कहूँगा कि मयूर गुप्ता जी को आप पर्सनली धन्यवाद दें। कम से कम मतलब कोई शहर का आदमी आपके लिए सोच रहा है, इतना कर रहा है कि नहीं सर हमारे शहर के बच्चे हैं और आपको सुनेंगे और थोड़ा सा उनका फायदा होगा। इतनी प्रोफेशनल दुनिया में शायद ही कोई किसी के बारे में सोचता हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मयूर गुप्ता जी को आप लोग जरूर पर्सनली धन्यवाद दें, पर्सनली धन्यवाद उनको जरूर दें, क्योंकि आपके शहर में वो लेकर आए, बुलाए और पीछे पड़े रहे मेरे, ये सर आना है सर, अब समझ लीजिए झगड़ा हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं मैं चलूँगा, एकदम चलूँगा। फैसल भाई और ये सनी जी हमारे हैं, लोग बड़े एकदम हो रहे हैं कि नहीं सर फतेहपुर चलना है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके पास 2-4 क्वेश्चंस हों अच्छे अच्छे जो मुझे आते हों तो पूछ लीजिए आप, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी 10 तारीख को आपको इकरा के पोर्टल पे, आप इकरा के पोर्टल पे जाइएगा, आपको वहाँ पे पूरा सिलेबस आईएएस का और पीसीएस का
प्लस किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, प्लस उनकी किताबें, और वो मानक किताबें हैं, आप एकदम टेंशन ना लें। हेलो सर, मेरा नाम अंशुमान सर इधर। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम अंशुमान है सर। सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अभी कुछ दिन पहले से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे तीसरे जो अध्याय रहता है उसमें एक खंड रहता है जहाँ पे कर्म के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। और जब हम लोग यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हर वक्त हर दिन ऐसा होता है कि जब हम पूरी डे की प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट में एक बार होता है कि हमारा वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यानी कि अगर हम लोग मनुष्य योनि में है और हम लोग अगर परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। और वो अगर है मतलब, अरे तुम मनुष्य हो। हाँ सर, मतलब हाँ, मनुष्य वही, है। हाँ। और वो अगर हम लोग परिणाम के बारे में ना सोचे तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मजबूत नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो परिणाम के बारे में जब जरूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनता है। तो हम लोग फिर जो गीता फिर देखते हैं या सुनते हैं उससे हम लोग फिर अपने को कैसे सर डील करें यहाँ पे कि हम लोग परिणाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा मजबूती से करें। देखो, या तो तुम परिणाम के बारे में सोचोगे और या तुम महिमा के बारे में सोचोगे। तुम्हारी आंखें ठीक हैं, दोनों हाथ ठीक है, पैर ठीक है, बढ़िया दबंगई से बोलते हो, ये प्रभु की महिमा है। यही तो जो सफल लोग हैं और जो असफल है उनमें फर्क क्या है? सोच का ही तो है, सोच का ही तो है। तुम परिणाम, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। एक साहब आए, मैं कश्मीर पढ़ा रहा था, आए बोले सर कश्मीर हमारा है। हमने कहा बैनामा कराए हो? कहे नहीं नहीं नहीं। अरे भैया, जब आपको पॉलिसी बनानी होगी, आप गवर्नमेंट में पहुंचोगे तब डिसीजन लेना। अभी जब सोचना है, सोचना तुमने क्या, और गीता पढ़ रहे हो। यही बात तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं, तू तो निमित्त मात्र है। एनसीईआरटी पढ़ ले, तेरा 7th रैंक आएगा। मैं कह रहा हूं, अब उस महिमा, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इतनी बड़ी, यही तो बात है। लोग जादू देखना चाहते हैं, महिमा देखना नहीं चाहते। सांस चल रही है, पता नहीं कब स्विच ऑफ कर दे, अच्छों की कर देता बैठे बैठे। यही तो इंसान है, वो महिमा नहीं देखता। कितने लोग होंगे जो इस वक्त आईसीयू में होंगे, खाने के लिए तड़प रहे होंगे, और हम गुप्ता जी के यहाँ आए, 50 तो मिठाई रखी हुई थी। कितनी बड़ी महिमा है। कितना इज्जत दिया, वो बच्चे बेचारे गाने के लिए आए, कितना इज्जत दिया लोगों ने। ये महिमा नहीं है? तो जिस दिन इंसान को महिमा दिखाई पड़ने लगती है, कर्म छोटा हो जाता है भाई। लेकिन सर हम लोग फल के लेकिन बंधन लगाना ही नहीं है। लेकिन कैसे लगा दिए तुम? सर फल के बंधन से अरे छूटी नहीं। बस 7वीं रैंक आएगी तुम्हारी, मैं कह रहा हूं। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं फतेहपुर के सभी युवाओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर हम आपको सुनने के बाद इतना मोटिवेट फील करते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है मन के बारे में कि मन जो है अगर इसको तुमने जीत लिया तो सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो वो जो कहते हैं नहीं, परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर वो जो सततता है ना, जैसे 2-3 महीने तो कंटिन्यू रहे, फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो सर उसको कैसे बनाए रखना है थोड़ा सा इस देखो, मेरे कमरे में 3 लोगों की फोटो है। एक मैंने छुपा रखी, एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, कि शरीर पूरा खराब है, दिमाग ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। एक फोटो दुर्योधन की है कि शरीर पूरा ठीक है, दिमाग खराब है। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग को जीत लिया है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? और एक मेरी फोटो है अर्जुन की। थैंक यू सर। तो मैं सुबह क्या करता हूं, मैं ठंडक के दिनों में 5 बजे क्लास लेता हूं सुबह, और ठंडक के दिनों में आधी बाल्टी ठंडा पानी बेड के बाहर रहता है। अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। तो जब आँख खुलती थी तो ये रायता बताने लगता था
कि आज संडे है और तुम तो वैसे ही इतने बड़े आदमी हो चुके हो और तुमको क्या जरूरत है, तुम क्यों मरे जा। मैं तुरंत उठ के पानी में पैर डाल देता था। साधना इसी को कहते हैं, कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट। 14 साल प्रभु राम जंगल में नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते। वो भगवान बने ही हैं क्योंकि संघर्ष किया है। सर नमस्ते सर, मैं योगेंद्र प्रताप इस फतेहपुर जिले से। और सर बात यह है कि धर्म और अध्यात्म, हमें भगवान की प्राप्ति दर्शन शास्त्र के द्वारा कैसे प्राप्त करें, हम धर्म और अध्यात्म क्या है सर? अरे बाबूजी, तुम सिर्फ सिद्धार्थ बन जाओ और अपनी आंखों को जिंदा कर लो। शमशान में जाके बैठ के देखो कि एक दिन तुम भी यहीं आओगे। जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय गुरुदेव सर। अरे भैया जय। सर मेरा नाम सुबुद्ध है सर। और सर प्रश्न ये था कि अभी आप 1920 की बात कर रहे थे कि जब गांधी आते हैं सर 1921 में सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है और अचानक बंद कर देते हैं। सर इसमें 3 आइडियोलॉजीज आपने बताई थी कि एक बिपिन चंद्र बोलते हैं, सुमित सरकार अलग बोलते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव और सबको। तो सर किस आइडियोलॉजी को हम लेकर चढ़े पड़ते समय कि देखो तुम एक सिविल सर्वेंट हो। जी सर। और सर्वेंट क्या करता है, मालिक की बात मानता है। जी सर। तो अगर कल ये भारत कम्युनिस्ट नेशन हो जाएगा जी तो तुमको तो सरकार जो आदेश देगी, सरकार कहेगी आसमान काला है, तुमको कि सर थोड़ा सा टोपी में भी कालापन लग गया सर, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तुम तो सिविल सर्विस में जा रहे हो ना। जी जी। अरे तो जय हिंद सर, जय हिंद। प्रणाम सर। बस एकदम एकदम आराम से रहना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, एकदम घबराना नहीं है। अक्षय कुमार बताओ। जय हिंद सर। बहुत जय हिंद। सर जब आप यहाँ पर से आ रहे थे तो मैं आपको देखकर दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया क्योंकि आपके गले में गमछा नहीं था। सर मैं जब से आपको अनअकैडमी में देख रहा था, जब से आप गए हैं सर, मैं आपको देखा हूँ तो आप कई बार गमछा नहीं डाले मिले सर। आपको देखा, आप अभी विवेक बिंद्रा सर के यहाँ गए, वहाँ भी मैं आपको गमछा देख के नहीं देखा, तो मैंने कहा सर का गमछा कहाँ छूट गया। देखो मैं गमछा यहाँ इसलिए नहीं पहना कि मयूर जी ने कहा कि मैं आपके लिए नया गमछा लाया हूँ। अच्छा ये सर। सर तो अगर मैं पुराना वाला पहन के आता तो नया वाला कैसे पहनता। ठीक, कोई बात नहीं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आधुनिकता का सही मतलब क्या है? क्या हमारा बाह्यतन रूप जैसे हमारे कपड़े, क्या हमारे यही सब आधुनिकीकरण है? हमारे बाल, यही सब बाहरी जो है कल्चर, यही सब आधुनिकीकरण है या कोई अन्य चीज? आधुनिकता का मतलब यह है कि जब तुम एक सामान्य वस्त्र में अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे हो और पश्चिम तुम्हारा पैर पकड़ रहा है कि सरकार जय हो जय हो, इंग्लिश बोल रहे हो, तुम फिजिक्स पे बोल रहे हो, मुक्ति की बात कर रहे हो। आधुनिकता मतलब विचार। विवेकानंद आधुनिक नहीं है, आधुनिक है। कपड़ा वगैरह तो ठीक है भाई, अच्छा है, आपको लगता है कि आपको बर्बरी की शर्ट पहननी चाहिए, आपके पास पैसा है आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बर्बरी की शर्ट पहन रहे हो और आपका अंदर से वेट 6 किलो है, आंधी चलती है तो आप उड़ जाते हैं, तो फिर आपको बर्बरी की शर्ट से बचना चाहिए। सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं फादर के साथ आया हूँ अभी, और मतलब मैं सीजन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपने गया था रिश्तेदार के यहाँ, तो वो ऐसे पूछने लगे मुझसे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, आप बोलते थे कि कभी किसी से बताओ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनसे कि मैं MTS की कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से बोल दिया तुम चपरासी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो सर तब से मेरे फादर बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं, और मैं भी सर मैं पढ़ता अच्छा था, बट ये बातें दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। कुछ लोग सोचो बोल तुम जो है जी इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुमको पता ही नहीं चला। गांधी की हुई महात्मा बन गए, अंबेडकर की हुई भगवान बन गए, अब तुम्हारी भी हुई है। तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमको चुनौती दे दी है, अब तुमको सांसद बनना है, बस सीट सुन लो कहां से चुनाव लड़ोगे तुम। सर बस लास्ट एक चीज़ और कि सर जैसे हम पढ़ते हैं, अभी लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते रहते हैं सर, तो महीने से 1.5 महीने के अंदर सर पता नहीं क्या होता है, अपने आप मन करता है कहीं बाहर निकल घूम लें। और मेरे फादर कहते हैं कि
तुम पूरा मतलब पढ़ो, सिर्फ पढ़ते ही रहो साल भर, मतलब कहीं तुम्हें घूमने का मन नहीं अरे होना भैया चाहिए। झगड़ा कराओगे, तुम्हारे बाप साथ में बैठे उन्हीं के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं सर जी जी सर जी 2 मिनट, मैं इनका फादर हूँ। जी बस सर बहुत सुना आपको, और मतलब क्या बताऊँ सर, बिल्कुल फ्लाइट हो गया आपके ऊपर। बस सर, बस एक बात आप बच्चों को कह दीजिए सर, इतना ये बच्चा पढ़ता है, हमारा सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रात में पबजी जरूर खेल लेते हैं सर 2-4 घंटे। अरे ये सब सीमा हैदर से प्रभावित है, इनको लग रहा है कि भारत में नहीं मिलेगी तो कोई उधर से बाहर से आ जाएगी। पर खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चले आओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भैया। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है। Hello. Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, actually I'm in 9th. 9th? Yes, sir. अरे भैया बताओ। Sir, my dream is to become an IAS. Sir, I'm reading all the NCRTs. 9th से? Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? ओसामा नाम है सर। भैया नमस्ते। सर तो अभी आपने मोटिवेशन दिया सबको, आपने खूब मोटिवेट किया। अब मेरे अंदर एक और वो है कि मैं घर जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। बेटा एक काम करना, देखो मैं तुम्हें बात बताऊं। यस सर। मोटिवेशन जो है ना, जैसे मैंने जितनी बातें बोली वो तुम्हें इसलिए बोली कि देखो लास्ट में मैंने एक बात और कहा कि अपनी शक्ति को तुम डेवलप करो। यस सर। नशा कोई भी हो, नशा, मोटिवेशन भी एक नशा है। तुम अपने अंदर शक्ति विकसित करो, डेली पढ़ो, पढ़ाओ लोगों को, डिस्कस करो। अब तो सब तुम लोग, हमारी जनरेशन के पास एक सबसे अच्छी चीज है यूट्यूब। तुम पढ़ लिए, अपना चैनल बना लो, उस पर पढ़ा दो कुछ ना कुछ। 500-600 रुपए का एक बोर्ड आता है, अपने कमरे में लगा लो। हो सकता है तुम अच्छा पढ़ाने लगो, लोग तुम्हें पसंद करने लगे, तो तुम्हारी तैयारी भी होगी, थोड़ी बहुत कमाई भी होगी, और बाकी जो लड़के पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनका विकास भी होगा। चारों तरफ से तुमको फायदा होगा। तो तुम तैयारी करो 9th में। और एक यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबको ऑनलाइन 50% छूट दे रही है इकरा, 50%। मतलब कोई यहाँ से जाने के बाद रायबरेली से रिश्तेदार को फोन नहीं करा कि 50% दिला देंगे, बता देंगे बगल में बैठे थे। तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, उनको 50% ऑफ है ऑनलाइन कोर्सेज में। इकरा का जितना भी कोर्स है वो अगले 2 दिन तक आपको 50% ऑफ है, और ऑफलाइन में आपको 25% ऑफ है। और ओसामा को मेरी तरफ से NCERT फ्री। 9th का बच्चा अगर सोच रहा है तैयारी करने की, तो तुम उसको, ओसामा मेरी तरफ से एक NCERT का कोर्स फ्री है, तुम उसको ले लेना। बाकी अगली बार आते हैं तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। सबका धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी। हेलो सर। हाँ 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 भैया बताओ बताओ। जी गुरुजी प्रणाम आपको। हाँ हाँ प्रणाम। जी गुरुजी, हम पढ़ते नहीं हैं। बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे लिए संसद में एक सीट खाली कराएंगे। पढ़ाई जी सर, पढ़ाई हमारी बहुत पहले छूट चुकी है, वो हमारी मतलब फैमिली में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से। कोई बात नहीं। तो सर हम पढ़ते नहीं, आपको सुनते हैं। तो सर आप मतलब इतनी बड़ी जगह में कभी बोले भी नहीं है, बोलने की हिम्मत भी बड़ी हिम्मत से जुटा पाए सर। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं सर कि हमारे देश में मतलब इतना करप्शन है जो भी है, कि मतलब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से ही मतलब रिश्वतखोरी चलने लगती है सर, और मरते हैं तो मरने के बाद भी मतलब
चले जाते हैं, फिर भी रिश्वतखोरी बनी रहती है सर। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सर, तो साहब कहते हैं 500 रुपए दीजिए तो बन जाएगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है सर, तो साहब को बोलते हैं 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए तो बन जाएगा। सर हम बोल रहे हैं तो थर थर काँप रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं सर यहाँ से हम। तो सर मतलब कुछ हो सकता है अपने देश का क्या? कोई जिस रास्ता है? दिन जी सर। इस देश में ना तो यहाँ के अधिकारी करप्ट हैं और ना यहाँ के नेता, तो करप्ट है कौन? इस देश की जनता पैसा लेके वोट देती है, पैसा लेकर। वो जो शरीफ नेता यहाँ पे, वो जो शरीफ लोग मौजूद हैं तुम्हारे बीच, तुम अपने ही धर्म का नेता चुनो, अपने ही जाति का चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, राम मनोहर लोहिया जैसा चुनो। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हुई, उनके जेब में 20 रुपया पड़ा हुआ था, 20 रुपया, और उन्होंने अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरी डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक मशीन में जलाना, क्योंकि भारत एक गरीब देश है और इस गरीब देश का पैसा मेरी मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। जब तक इस देश की जनता ऐसे नेताओं को दोबारा नहीं चुनेगी, घर जाकर बुलाना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि चाचा हमारी तरफ से चल के इलेक्शन लड़ लो, चाचा हम वोट देंगे चाचा आपको। इस देश में अधिकारी और नेता सबसे अच्छे हैं। इस देश की जनता जब इलेक्शन आता है पहुंच जाती, भैया हमारे गाड़ी में तेल भरवा दो, और पहुंच जाती ससुराल और पूड़ी खा रही हो, सब्जी खा रही हो, कह रही भैया आज व्यवस्था नहीं हुई भैया। तो जो तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ रुपया खर्चा करके तुमसे वोट खरीद रहा है, तुम सोचते हो वो अपना पैसा निकालेगा? नहीं, वो तो कहो जन्म और मृत्यु का पैसा ले रहा है, नहीं तो भगवान से समझौता करके तुमको वहां एंट्री का भी पैसा ले तुमसे वो। तो पहले इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और जिस दिन इस देश की जनता अच्छी हो जाएगी, उस दिन इस देश का नेता खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम मानसी है और सर मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और पढ़ते समय मन शांत रहता है सारी चीज़ें, लेकिन जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता, खास करके गर्ल्स के केस में, तो उसमें मतलब मन फिर डगमगाता है। उस चीज़ से कैसे डील करें? देखो मैं बताऊं, लोग कोयले को बाहर फेंकते हैं, हीरे को कोई बाहर नहीं फेंकता। मेरी बात सुन लो पहले। लड़कियों को चाहिए कि उनके माँ बाप को, देखो हम सब मिडिल क्लास के हैं बेटा, ये समाज माँ बाप की गर्दन कूद के पकड़ लेता है लड़की की, उसका बेचारे का जीना मुश्किल हो जाता है। स्त्रियों को चाहिए, लड़कियों को, कि वो इतना पढ़ें कि उनका बाप उनसे कहे कि बेटा तू कयामत तक पढ़। मैं मानता हूं इस बात को, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने इस बात को देखा। लेकिन जो लड़की, जैसे अगर तुम पढ़ने लगी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, समस्याएं आ जाती हैं, चुनौतियां आ जाती हैं, तभी तो मैंने ध्यान साधना करने के लिए कहा। और जब तुम पढ़ने लगोगी और तुम्हारे पिता को थोड़ा सा भी आशा दिखाई पड़ेगी तुम्हारे अंदर, वो तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। एक्चुअली माँ बाप परेशान करते ही तब हैं जब वो बाहर से परेशान होते हैं। बाहर का समाज क्या करेगा? तुमसे कह देगा, और भाई गुप्ता जी, जी तुम्हारी बिटिया भी इलाहाबाद पढ़ रही है? जी जी भैया। हाँ वो जो है सरमक पढ़ती थी, भाग गई। अब वो बेचारा बाप, उसका तो बीपी हाई हो गया। इसलिए लड़कियों को चाहिए, लड़कियों को स्पेशली चाहिए, स्पेशली अगर लड़कियों को इस देश में सम्मान चाहिए तो उनके लिए एक ही रास्ता है, शक्ति में आना। तुम अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम अपनी योग्यता से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम अपने माता पिता को एक बहाना, एक सबूत दो, सबूत कि अगर उनके कॉलर पे कोई हाथ रखे तो कह दे वो कि देखो मेरी बिटिया को। और जिस दिन तुम ऐसा करने लगोगी, तुम्हारा हर माँ बाप अपनी बाप जितना बेटी को चाहता उतना भगवान को भी नहीं चाहता। ये हिंदुस्तान के बाप की स्थिति है। तो मैंने वैसे रिक्वेस्ट भी किया शुरुआत में कि माँ बाप को चाहिए कि दबाव ना बनाएं, लेकिन लड़कियों को लेकर थोड़ा सा माँ बाप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बेचारे। उनकी भी गलती नहीं है, समाज प्रेशर क्रिएट करता है। पर मैं कहूँगा बहनों से कि तुम कुछ परफॉर्म करो, कुछ करो, कुछ दिखाओ जो तुम्हारे पिता के हाथों में एक सबूत बने समाज के लिए कि नहीं नहीं मेरी बेटी जो कर रही है वो सही कर रही।
नमस्ते सर, मेरा नाम सौम्या सिंह है और सर मैं यहीं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा कि हाँ आप मतलब लड़कियों को हमेशा प्रूफ क्यों करना होता है। सर मैं जानती हूँ मतलब बहुत सी जगहों पे सर हम माँ बाप से डील कर सकते हैं, लेकिन समाज के उन सभी प्रश्नों का कैसे उत्तर दें। माँ बाप भी हर चीज़ में कहते हैं कि नहीं तुम्हें अगर मतलब अच्छा परफॉर्म करोगे तब हम आपको बाहर भेजेंगे, कुछ ऐसा हमें दिखाओ कि आप कर सकते हो या आप में ये काबिलियत है तभी हम आपको बाहर भेजेंगे, तभी हम आपको सर अगर किसी भी चीज़ में हम हार जाते हैं तो फिर हमें बार बार इन चीज़ों में ताने सुनने पड़ते हैं कि अब नहीं होगा, हम क्या किस बेस पे आपको बाहर भेज दें। सर थोड़ा सा आप कभी मार्गदर्शन किसी करें। जौहरी को कोयले की जांच करते हुए देखी हो? देखी हो? नहीं लड़कियां सर। शक्ति हैं, भगवान। लड़के तो ठेला लगा लेंगे सब्जी, सर लेकिन कभी कभी लेकिन लड़कियां, माँ बाप को बहुत कष्ट होता है। वो चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, हर पिता ये चाहता है कि मेरी बेटी उच्चतम स्थान पर बैठे जाकर। यस सर। सबसे ज्यादा दायित्व किसके ऊपर होता है? जिसके अंदर क्षमता होती है। अब की बार तुम आईएएस का रिजल्ट देखो, पहली 4 रैंक लड़कियों की। जी फर्स्ट रैंक लड़की, सेकंड रैंक लड़की, थर्ड रैंक लड़की, फोर्थ रैंक। अब लड़कों को तैयारी ही छोड़ देना चाहिए, इतनी बेइज्जती कहाँ हो सकती है। तो जिसके पास शक्ति ज्यादा है उसके पास, जैसे अगर शहर में दंगा होगा तो सबसे पहले कौन बुलाया जाएगा? एसपी शहर का। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं कि हम परीक्षा, तुम भगवान हो तो परीक्षा दो, साबित करो। बाकी लड़के इनका क्या है, बॉडी बना लिए, बाउंसर हो गए, कुछ नहीं कर पाए, कलकत्ता में सड़क पे सब्जी लगा लिए। लेकिन तुम्हारा बाप तुमको चाहता है कि तुम, लड़कियां तो शुरू से बॉर्न, मैं तो कहता हूं बॉर्न एरिस्टोक्रेट। लड़कियों से, किसी भी लड़की से, चाहे वो बहुत छोटे घर की लड़की हो, बड़े घर की लड़की हो, सब लड़की के सपने में राजकुमार आते हैं। और लड़कों के सपने में तो नौकरानियां भी आती, इनका क्या करोगी? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताओ सर, माय नेम इज अनन्या त्रिपाठी एंड सर माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी करते होंगे। सर जॉब करने के साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत ही कभी कभी खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। एंड सर जब हम जॉब करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बट हम कुछ कारणों से हमें जॉब करनी पड़ती है। तो सर इस फेस पे हम खुद को कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं? एक मोदी जी की फोटो लगा लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब यही सुनो, यही तुम्हारे में और मोदी जी में डिफरेंस है। जब वो 30 साल के रहे होंगे तो उनके बहुत सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, उनके बहुत सारे दोस्तों के लड़के बड़े हो गए होंगे, समाज ने उनके ऊपर भी उंगली उठाई होगी, पर वो आदमी कुछ भी नहीं सोचा। अभी तुम्ही ने कहा ना, हम सोचते हैं। क्यों सोच रही हो? तुमने जब एक बड़ा टेंडर डाल दिया 100 करोड़ का, अब तुम सोच रहे हो कि अगर ये टेंडर पास नहीं हो तो कम से कम मेरा एक दोस्त स्कूटी पे जा रहा है। जाने दो, जिसके सपने बड़े हैं उसका खतरा भी तो बड़ा है। गुड्डू भैया अगर अखंडानंद त्रिपाठी से नहीं लड़ते, भाई अखंडानंद त्रिपाठी ने कहा कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? कहता अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए और वापस जिंदा आए ही नहीं तो